डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। मालदीव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ उसके संबंध अब रसातल में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए हैं और आते ही उन्होंने भारत के साथ सभी समझौतों को तोड़ना शुरू कर दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने सैनिकों को माले से हटाए ताकि उनके देश में लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब भारत के खिलाफ जहर उगला, ठीक उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव से सटे भारत के लक्षद्वीप से अद्भुत तस्वीरें शेयर कर मुइज़्ज़ू को कड़ा संदेश दे दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम मोदी का मालदीव को अब साफ संदेश है कि भारत को उसकी जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं पूरा मामला। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी चीन यात्रा से ठीक पहले यह भी कहा कि अगर भारत अपने सैनिकों को मालदीव से नहीं हटाता है तो देश की जनता की लोकतांत्रिक इच्छा का असम्मान होगा और लोकतंत्र के भविष्य को संकट में डाल देगा। अब तक मालदीव में नया राष्ट्रपति बनने के बाद वहाँ के नेता सबसे पहले भारत का दौरा करते रहे हैं। मुइज़्ज़ू ने इसको बदलते हुए तुर्की की यात्रा की, अब वो चीन जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की जनता की इच्छा का सम्मान करे। उन्होंने कहा कि बिना संसदीय मंजूरी के विदेशी सेनाओं की मौजूदगी मालदीव के संविधान का उल्लंघन है। मुइज़्ज़ू ने यह भी दावा किया कि भारत मालदीव के सबसे करीबी दोस्तों में शामिल है। मुइज़्ज़ू एक तरफ भारत को सबसे करीबी दोस्त बता रहे हैं, वहीं चीन के इशारे पर उन्हें भारत के साथ होने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वे के समझौते को ख़त्म कर दिया है। माना जा रहा है कि मुइज़्ज़ू अब चीन के साथ ऐसे समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं। इस समझौते साल 2019 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान किया गया था और इसे भारत और मालदीव के बीच रक्षा समझौतों का प्रतीक माना जाता था। मालदीव के इस भारत विरोधी रुख के बाद अब मोदी सरकार ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। पीएम मोदी के रणनीतिक रूप से बेहद अहम लक्षद्वीप से तस्वीरें की जारी करने और पर्यटकों से आने की अपील को कई विशेषज्ञ मालदीव से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल मालदीव के समुद्री तट अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये मालदीव की कमाई का प्रमुख स्रोत है। साल 2018 में भारत मालदीव के लिए पर्यटकों के स्रोत के मामले में 5वां सबसे बड़ा स्रोत था। साल 2019 में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत से कुल 1,66,030 पर्यटक मालदीव पहुंचे। कोरोना काल में भी भारत के 63,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे, जो सबसे ज़्यादा थे। साल 2021 और साल 2022 में भी भारत 2.91 लाख और 2.41 लाख पर्यटकों के साथ शीर्ष पर बना रहा। साल 2023 में भी जून तक 1 लाख लोग मालदीव पहुंच चुके हैं। भारत का लक्षद्वीप ठीक उसी तरह के खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। हालांकि कई तरह के यात्रा प्रतिबंधों और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी की वजह से पर्यटक कम जाते हैं। अब पीएम मोदी ने खुद ही लक्षद्वीप को बढ़ावा देने की कमान संभाल ली है। बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप के लिए जल्द ही कनेक्टिविटी को सुधारा जाएगा और कई होटल भी खोले जाएंगे। इससे भारत पर्यटकों को मालदीव जैसी प्राकृतिक सुंदरता भारत में भी देखने को मिलेगी। ये मालदीव के लिए बड़े झटके की तरह से होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफ़ी हद तक निर्भर है। आइए अब हम भारत और नेपाल के बारे में बात कर लें। हिमालय की गोद में शतरंज की बिसात बिछी हुई है, जहाँ दो विशाल पड़ोसी देश भारत और चीन नेपाल में भू राजनीतिक दांव लगा रहे हैं। हालांकि हाल में वर्षों में नेपाल के साथ चीन की राजनीति और आर्थिक साझेदारी बढ़ रही है। नेपाल भारत संबंध सदियों के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित है। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध रहा है। आज का नेपाल एशिया की दो प्रमुख शक्तियों चीन और भारत के बीच कूटनीतिक सामंजस्य बिठाने को लेकर असहज स्थिति में है। नेपाल में राजनीतिक प्रभाव के लिए बीजिंग और नई दिल्ली के बीच लंबे समय से चली आ रही कूटनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अब एक नया फोकस है। देश का जल विद्युत क्षेत्र करीब 6,000 नदियों के साथ नेपाल की पनबिजली क्षमता 42,000 मेगावाट तक होने का अनुमान है। पनबिजली को भारत को बेचकर हिमालय से घिरा नेपाल मालामाल हो सकता है। इसी क्रम विदेश मंत्री एस जयशंकर नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक के लिए हिमालयी राष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा पर है। बैठक के दौरान नेपाल ने अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात के लिए एक दीर्घकालिक समझौते या नवीनीकरण ऊर्जा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जयशंकर और उनके समकक्ष एनपी सऊद ने संयुक्त रूप से 3 क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही दोनों पड़ोसी देशों ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और आर्थिक संबंधों, भूमि, रेल और हवाई कनेक्टिविटी परियोजनाओं, रक्षा और सुरक्षा में सहयोग, कृषि, ऊर्जा, बिजली, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, लोगों से लोगों को सांस्कृतिक आदान प्रदान, विकास आदि पर व्यापक चर्चा की। इसके साथ ही जयशंकर की यात्रा के दौरान भारत ने नेपाल को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए $75.11 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। दोनों देश सितंबर 2015 में नई दिल्ली द्वारा नए नेपाली संविधान पर
निराशा व्यक्त करते हुए काठमांडू में नेपाली सरकार के खिलाफ घोषित आर्थिक नाकाबंदी के अप्रिय फैसले से आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इस घटना ने चीन के लिए नेपाल के भीतर चीन के अनुकूल गुटों में पैठ बनाने का अवसर जरूर खोल दिया था। साल 2018 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी बीजिंग के प्रति गहरी सहानुभूति है, सत्ता में आई। इसने साल 2021 तक नेपाल में शासन किया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समय के दौरान बीजिंग और काठमांडू ने संबंधों के स्वर्ण युग का अनुभव किया। शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2019 में नेपाल का दौरा किया, जिससे वह 20 वर्षों में ऐसा करने वाले पहले चीनी नेता बन गए। अपनी यात्रा पर उन्होंने बुनियादी ढांचे और अन्य सौदों के लिए 23 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनकी कुल वित्तीय सहायता $496 मिलियन थी। शी जिनपिंग ने आगे कहा कि नेपाल के साथ चीन के रिश्ते को सहयोग की राजनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया जाएगा, जो बीजिंग की नज़र में नेपाल को चीनी विकास का समर्थन करने वाले अन्य देशों के समान स्तर पर लाएगा। लेकिन चीन समर्थक कम्युनिस्टों के शासनकाल में भी नेपाल ने चीन की सभी इच्छाओं को मानने से इनकार कर दिया। उदाहरण के लिए नेपाल देश की बिजली ग्रिड में सुधार के लिए अमेरिका से $500 मिलियन के विकास अनुदान को समाप्त नहीं करेगा, जिसे भारत द्वारा समर्थित किया गया था। साल 2021 से भारत और नेपाल सामान्य स्थिति में लौट आए हैं। पीएम मोदी ने साल 2022 में 2 बार भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस पार्टी के सदस्य तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की, एक बार नई दिल्ली में और एक बार भारत में लुम्बिनी में, जो बुद्ध के जन्मस्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। नेपाल के नवंबर 2022 के चुनाव में कम्युनिस्टों की सत्ता में वापसी के बाद पीएम मोदी ने इस जून में नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने व्यापार, परागमन और ऊर्जा पर विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साल 2008 में चीन का दौरा करके पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाली प्रधानमंत्रियों द्वारा भारत को अपनी यात्रा के प्रत्येक गंतव्य के रूप में चुनने की परंपरा को तोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे। वहीं जून 2023 प्रचंड ने न केवल भारत को अपना पहला गंतव्य चुना, बल्कि अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर संतोष भी व्यक्त किया और इसे आश्चर्यजनक सफलता करार दिया। ये यात्रा इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि भारत और नेपाल अपने कठिन दौर से आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते को हिमालयी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि चीन अनुकूल परिस्थितियों में भी काठमांडू को भारत के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने से रोकने या सीमित नहीं कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।